प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए, कोई इलेक्शन कमीशन बन जाए, जनता ने अब ठान ली है कि चुनाव जो है सिर्फ पेपर बैलेट से होगा और वही असली चुनाव होगा। मैंने राजीव कुमार जी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और अमित शाह जी के खिलाफ और नड्डा जी के खिलाफ कराई है, और जो दोनों दूसरे मुख्य आयुक्त हैं उनके, और देश में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं जो चुनाव आयोग के पदों पे बैठे, उनके खिलाफ कराई है। किस तरह की गड़बड़ियां चुनाव में पाई गई? हर लेवल पे गड़बड़ियां पाई गई हैं। ईवीएम मुख्य रूप से गड़बड़ियों का सूत्रधार यानी कि फाउंटेन हेड है चुनाव में गड़बड़ी कराने का। अगर मुख्य रूप से ये ईवीएम की फ्रॉड की एक एफआईआर दर्ज कराई गई है आज पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में। उसके 543 की 543 सीटों की सभी चुनाव की प्रक्रिया की शुरू से लेकर आखिर तक वीडियोग्राफी कराई जाएगी, और वो वीडियोग्राफी करा के हमको दी जाएगी कॉपी। तो देने जाने वो कॉपी देने से मना कर रहे हैं चुनाव अधिकारी जो हैं अलग अलग जगह के। मशीनें तो ईमानदारी से चुनाव करने के लिए थी, उसमें अगर गड़बड़ की है तो धारा 409 का अपराध बनता है। उसको उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जिसके लिए उनका प्रयोग होना था। इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में। यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय है, चुनाव आयोग है। आज महमूद पराचा, एडवोकेट महमूद पराचा यहाँ पर पहुँचे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके साथ ही उनके दो सहयोगी जो आयुक्त हैं, और बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक कंप्लेंट यहाँ पर इलेक्शन के दरमियान गड़बड़ियों को लेकर के पहुँचे हैं। एक कंप्लेंट यहाँ पर रिसीव कराई गई है। पराचा साहब, क्या लगता है एक्शन होगा इस कंप्लेंट पर? देखिए, भारत के संविधान में भरोसा रखिए। जब हमने 5 जनवरी 2024 को यह आंदोलन जनता के कहने पे शुरू किया था, तो कौन ये बात मान सकता था कि जो ईवीएम के खिलाफ आवाज़ें 15-20 साल से उठ रही हैं वो इस लेवल तक पहुंचेगी। अब जनता ने तय कर लिया, तो कोई चुनाव का रिज़ल्ट, कोई प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए, कोई इलेक्शन कमीशन बन जाए, जनता ने अब ठान ली है कि चुनाव जो है सिर्फ पेपर बैलेट से होगा और वही असली चुनाव होगा। बाकी सब चुनाव के ऊपर जनता का कोई विश्वास है ही नहीं। हाँ, एक बात मैं आपकी दुरुस्त करना चाहूँगा, मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा रहा है। यहाँ पे जो कंप्लेंट की है, मैंने राजीव कुमार जी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और अमित शाह जी के खिलाफ और नड्डा जी के खिलाफ कराई है, और जो दोनों दूसरे मुख्य आयुक्त हैं उनके, और देश में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं जो चुनाव आयोग के पदों पे बैठे, उनके खिलाफ कराई है। चुनाव आयोग का पद जो है वो संवैधानिक पद है, उसके खिलाफ हम एफआईआर नहीं करा सकते, ना हम कराना चाहेंगे। तो क्या कंप्लेंट है आपकी कि किस तरह की गड़बड़ियां चुनाव में पाई गई? हर लेवल पे गड़बड़ियां पाई गई हैं। ईवीएम मुख्य रूप से गड़बड़ियों का सूत्रधार यानी कि फाउंटेन हेड है चुनाव में गड़बड़ी कराने का। उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, वो भी हमने कंप्लेंट में कहे हैं। एक और भी कंप्लेंट हम अभी करेंगे जो कि वोटर लिस्ट में फ्रॉड हुआ उसके लिए भी। मगर मुख्य रूप से ये ईवीएम की फ्रॉड की एक एफआईआर दर्ज कराई गई है आज पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में। उसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो हमने दिल्ली हाई कोर्ट से अपने रामपुर के चुनाव लड़ने की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस डाल के जीता था कि 543 की 543 सीटों की सभी चुनाव की प्रक्रिया की शुरू से लेकर आखिर तक वीडियोग्राफी कराई जाएगी, और वो वीडियोग्राफी करा के हमको दी जाएगी कॉपी। तो देने जाने वो कॉपी देने से मना कर रहे हैं चुनाव अधिकारी जो हैं अलग अलग जगह के। तो इसके लिए हमने एक कंप्लेंट की बात वो भी है कि उस वीडियोग्राफी में सारे सबूत इन अपराधों के मौजूद हैं, वो एक तो रिकवर कर लिए जाए। दूसरा, हम खुद भी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं कि वो सारी वीडियोग्राफी, सारे देश की वीडियोग्राफी हमें मिल जाए, ताकि हम हर एक सीट पे हुई धांधलेबाजी और घपले को पब्लिक के सामने भी ला सके ना, कि आंखों से देख ले कि हम जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। ये एक कंप्लेंट है। दूसरा, जो मशीनों में गड़बड़ की गई है, तो इसका मतलब ये हुआ मशीनें तो ईमानदारी से चुनाव करने के लिए थी, उसमें अगर गड़बड़ की है तो धारा 409 का अपराध बनता है। उसको उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जिसके लिए उनका प्रयोग होना था। जो इंटरेस्टमेंट थी इन मशीनों की, उसका गड़बड़ की गई, उसमें धोखाधड़ी करके गड़बड़ी जो की गई है वो एक अपराध 409 का। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत जो अलग अलग अपराध किए हैं, चुनाव निष्पक्ष ना करा के बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को, उनके दोस्तों को और उनके एलाइज को मदद की गई है, वो एक अपराध। जो फिर आईटी एक्ट के अपराध किए गए हैं,
जो SLU में ख़ास तौर पे और जो इंटरनेट के माध्यम से अपराध किए गए, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल के हिसाब से अपराध किए गए EVM की मशीनों में, और जो इसमें मदरबोर्ड और जो चिप्स इसके विदेशों से मंगाए गए, ये सभी अपराध हमने इसमें बताए हैं। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कंपनी है और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिन्होंने भी ये फर्जीवाड़ा करने के लिए मशीनें इस प्रकार से बनाई हैं कि इसमें फर्जीवाड़ा हो सके, उनके खिलाफ भी, ये सभी लोगों के खिलाफ अपराध हमने दर्ज कराए हैं। अब अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष होगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ये चुनाव भी रद्द होने की स्थिति आ सकती है और ये सभी लोग जेल जाने की स्थिति में भी आ सकते हैं। क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी सुनवाई हुई और उसके बाद EVM को सही करार दिया गया और जो आपकी सारी पिटीशन थी उसमें कहीं ना कहीं हार हुई थी, तो दोबारा से आप इस टॉपिक को खोल रहे हैं, तो क्या लगता है कि अगर यहाँ पर FIR नहीं होती है तो आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? दूसरा, आपने कहा कि रामपुर वाले मामले में ऑर्डर हुआ था कि वीडियोग्राफी दी जाए, अब अवेलेबल नहीं कराई जा रही है तो डिफर्मेशन ऑफ कोर्ट भी बनता है। बिल्कुल कंटेम्प्ट भी बनता है, लेकिन मैं आपको ये याद दिला दूं कि हम एक भी केस अभी तक नहीं आ रहे हैं। मैं जो अपने नाम से केस कर रहा हूँ वो सारे केस हम जीते हैं। अब तक 2 केस दिल्ली हाई कोर्ट से जीत चुके हैं और मैं सभी लोगों को ये सलाह देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट जाएँ तब ये तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि हमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे, यानी कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कोई शक नहीं है, ये सब कहा गया। और तीसरी बात ये कि किसी भी अदालत में बगैर सबूतों के नहीं जाना चाहिए। ये सब गलतियां उन केसेस में हुई हैं जो गलतियां हम नहीं कर रहे हैं। हम पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। हम देखिए, जो एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया, सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन आए, उसके बाद हम मजिस्ट्रेट की अदालत में जाएंगे, उसके बाद सेशंस कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये तरीका है। उस तरीके को फॉलो किए बगैर अगर आप कूद के सबसे ऊपर जाएंगे तो उसका अंजाम वही होना था जो हुआ। हमारे किसी केस में अभी तक डिसमिस नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि सबूत इकट्ठे करने चाहिए, बिना सबूतों के गए, और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी रीज़न दिया है कि आप 40 केस हार चुके हो, बगैर किसी सबूत के हर बार आ जाते हो। तो हमने वीडियोग्राफी के, चिट्ठियों के माध्यम से सबूत इतने सारे इकट्ठे कर लिए कि अब कोई कोर्ट मना नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने से मेरा नाम तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाना सबसे पहले ठीक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह भी रहा है, हम तो आखिरी कोर्ट है, हमारे पास क्यों आते हो। तो हम कानूनी प्रक्रिया को, संविधान के हिसाब से जो प्रक्रिया है उसको फॉलो कर रहे हैं, और आप लोग देखेंगे बहुत जल्दी सफलता। तो आपका ये कहना है कि इतने पर्याप्त सबूत हैं कि मोदी गद्दी से हट जाएंगे, चुनाव कैंसिल होगा? उन पर्याप्त सबूत से भी ज़्यादा पर्याप्त सबूत है हमारे पास। अब देखना ये है कि जो देश की जनता है वो कितना सड़क पे आके इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा कर सकती है, एक संवैधानिक और पीसफुल। और विपक्ष के जो लोग हैं जो हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है, ये तो देखिए मैं अकेला काम कर रहा हूँ। मैंने 543 के 543 सीटों पे वीडियोग्राफी के ऑर्डर करा लिए कि सुरक्षित रखी जाएंगी। अब मैं उन्हें लेने का भी प्रयास कर रहा हूँ। मतलब पूरे देश के चुनावी गड़बड़ घोटाले के सारे सबूत तो मेरे पास अकेले की मेहनत से आ सकते हैं। अगर विपक्ष के लोग हमारा साथ देंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ताकत सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी, और तब मोदी जी को ये प्रधानमंत्री जी की पद पे रहना बहुत मुश्किल। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर तकरीबन 4 दर्जन से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं बहुत ही कम मार्जिन से जीती गई हैं, और वहाँ पर जो दूसरे नंबर पर रहे हैं उनका ये आरोप है कि गड़बड़ी की गई है DM के ज़रिए। देखिए, जो बहुत कम मार्जिन की सीटें हैं वो सैकड़ों में हैं, सैकड़ों में हैं। आप ये 4 दर्जन की बात बता रहे हैं। अगर मैं यूपी का ही बखान करने लगूँ तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी की 5 से 10 सीटें आनी थी असल में, अगर चुनाव अगर ये विपक्ष के लोग हमारा साथ देते और ठीक से अगर हम चुनाव लड़ते थे। चुनाव नहीं लड़ा गया अभी भी ठीक से। विपक्ष के पास कार्यकर्ता नहीं थे, विपक्ष के पास उस तरीके के एक तरीके से लीगल हेल्प नहीं थी, कानूनी मदद नहीं थी कि वो हर जगह जो हमने चुनाव में काम किया रामपुर के, उस तरीके का चुनाव पूरे देश में अगर लड़े जाते तो मैं नहीं समझता इन मशीनों के फ्रॉडुलेंट इस्तेमाल, मतलब धोखाधड़ी की मशीनों के इस्तेमाल के बावजूद भी मोदी जी बन पाते। तब भी कम से कम 100 सीटों का फ़र्क डल जाता। लेकिन असल में अगर निष्पक्ष चुनाव होंगे तो 40 से 50 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, उससे एक भी ज़्यादा नहीं आ सकती। पिछले 4-5 महीने से, क्या बल्कि 2 साल से देखने में आ रहा है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं कुछ ऐसे केसेस उठाए जाते हैं कैंडिडेट्स के ऊपर से। अब यूपी में भी ये बात आ रही है कि 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी सदस्यता रद्द करने की कोशिश की जा रही है, या फिर उनके जो केसेस हैं उसमें 2 साल से ज़्यादा सज़ा करा करके उनको हटाने की पूरी साजिश रची जा रही है। फिर बाई इलेक्शन में जैसा रामपुर में हुआ गड़बड़ी करके उनको जीत लिया जाएगा। तो हमारे वकील कहाँ हैं भाई?
देखिए, मेरा एक ये बेसिक फार्मूला है, जो आपका विपक्ष है, जो आपके मुखालिफ हैं, उनको बुरा भला कहने से कुछ नहीं होता, उनके खिलाफ एक मजबूत कार्रवाई करने से होता है। और हमारे यहाँ क्या होता है, जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं कि जी मोदी जी ने ये गड़बड़ कर दी, अमित शाह जी ने ये गड़बड़ कर दी, भाई वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, उनको बुरा भला कह के उनके खिलाफ आवाज़ उठा के तो कुछ होगा नहीं। अब हमने आज डायरेक्ट नाम से जाके FIR कराई है, तो कुछ हमने कार्रवाई की है ना, ये फ़ायदे में होगी। अगर मैं सिर्फ ये बोलता रहूँ कि जी मोदी जी बुरे आदमी हैं, मोदी जी ने गड़बड़ कर ली, अमित शाह जी ने गड़बड़ कर ली, राजीव कुमार जी ने गड़बड़ कर ली, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो कोई इस बात का कोई बुरा थोड़ी मान रहे हैं, वो तो बल्कि खुश हो रहे हैं। राजीव कुमार जी के तो नंबर लग रहे होंगे इस बात से, मोदी जी के ऊपर उनका एहसान ज़्यादा चढ़ रहा होगा, देखो मुझे इतनी गाली पड़ रही है, मैंने आपकी इतनी ज़्यादा की मदद की। तो ये सब बेकार की बातें हैं। तैयारी क्या है? जो आपके कैंडिडेट्स के खिलाफ गलत झूठी कार्रवाई की जा रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, हेमंत सोरेन साहब जेल में हैं, बड़े बड़े नेताओं को डरा धमका के बीजेपी ने अपने साथ कर रखा है। अभी नीतीश कुमार जी और तेलुगु देशम पार्टी के लोग, क्या आपको लगता है आज़ाद हैं? इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम क्या एक सुरक्षा कवच दे पा रहे हैं अपने लोगों को? वो महत्वपूर्ण बात है ना, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि इस पे हम सबको बैठ के एक दिमाग लगाना चाहिए कि हम उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं, ताकि वो अपने गंदे घिनौने काम करके सफलता प्राप्त ना कर पाएं। ये महत्वपूर्ण बात है।